हेलो फ्रेंड्स। भारतीय संविधान सीरीज में आज हम केग के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। हमारे देश में केग का जो पद है वह सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो केग को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक बताया बताया है। भारतीय संविधान में जो 22 भाग है उसमें से केक कौन से भाग में आता है? 5वें भाग में आता है। केक पब्लिक अकाउंट कमेटी के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। जो लेक्स लोक सेवा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसका मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। लोक सेवा समिति की रिपोर्ट होती है, उसकी प्रस्तुति की कंप्लीट जो प्रक्रिया होती है वह केग करता है। अब हम केग के बारे में पढ़ेंगे। तक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के 148 से 151 के जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसके अंदर केग के बारे में बताया गया है। तो चलो हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद 148, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 148 क्या क्या कहता है? केग की जो नियुक्ति और सेवा शर्त है उसके बारे में बताया है। केग की नियुक्ति कौन करता है? केग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कितने समय के लिए करता है? केग की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है। मैक्सिमम एज लिमिट है वह 65 वर्ष है। उस अधिकारी की मैक्सिमम जो एज लिमिट है वह 65 वर्ष रहेगी। तो जो पद की अवधि है वह 6 वर्ष की होती है, लेकिन अगर 6 वर्ष से पहले वह 65 वर्ष की मैक्सिमम आयु कंप्लीट कर चुके हैं तो वह रिटायर्ड हो जाएंगे। चाहिए। केग को सार्वजनिक धन का रक्षक कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि भीमराव अंबेडकर ने केग को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक माना है। जो लोकतंत्र का जितना भी धन होता है उसको केग सुरक्षित करता है। केग सार्वजनिक धन का रक्षक होता है। अच्छा, केग के जो अधिकारी है उनका वेतन कहाँ से आता है? भारत के कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, भारत की जो संचित नदी है वहां से केग के अधिकारियों को वेतन मिलता है। और केग के हटाने की जो प्रक्रिया होती है वह संसद के दोनों सदनों के समावेदन से होती है। तो जो केग होता है उनको भारत के जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर का मासिक वेतन मिलता है। और वह कहाँ से मिलता है? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से मिलता है। और इस टाइम पर मासिक वेतन कितना है? 2.5 लाख रुपए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है। केक को हटाने की प्रक्रिया हमने पढ़ी, संसद के दोनों सदन के समावेदन के द्वारा। इसका क्या मतलब होता है? संसद के दोनों सदन, लोकसभा व राज्यसभा के जो कुल सदस्य होते हैं उनके बहुमत व दोनों सदन में जो मौजूद सदस्य होते हैं उनका 2/3 लोग बहुमत अगर कर देते हैं, केग के हटाने की प्रक्रिया वही होती है जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। क्या प्रक्रिया होती है? साबित कदाचार और असमर्थता। असमर्थता यानी कि इनकेपेसिटी, और प्रोवन मिसबिहेवियर, साबित कदाचार। और कैसे हटाया जाता है? संसद के दोनों सदन के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा हटाया जाता है। अगर संसद के दोनों सदन में जितने मेंबर बैठे हुए हैं उनके 2/3 मेंबर ने उन्हें हटाने के लिए सहमति दर्ज करा दी है तो बहुमत पास हो जाएगा और केग को पद त्याग करना पड़ेगा। अच्छा, केग अपना पद त्याग कर त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। केग राष्ट्रपति को अपना पद त्याग पत्र देते हैं। तो दोनों सदन से जब बहुमत प्रस्तावित हो जाता है तो वह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के बाद केग को अपना पद रिक्त करना पड़ेगा। केग को त्याग पत्र किसको देना होगा? राष्ट्रपति को देना होगा। अब हम पढ़ेंगे 149 अनुच्छेद। आर्टिकल 149 में क्या है? केग के कर्तव्य और उनकी शक्तियां। भारत के प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र की संचित निधि से व्यय की संपरीक्षा केग करता है। जो केंद्र और राज्य सरकार के सभी खर्च व प्राप्तियों का जो लेखा जोखा होता है, ऑडिट होती है, वह केग करता है। और इसके लिए संसद कानून बनाती है। संसद द्वारा बनाए गए कानून केग अधिनियम 1971 के तहत केग राज्य और संघ शासित प्रदेश की संचित निधि से जो व्यय हुआ है उसकी
ऑडिट करता है। साथ में संघ व राज्यों की जो आकस्मिक निधि और लोक सेवा के व्यय की भी ऑडिट करता है। संपरीक्षा मतलब ऑडिट। ठीक है, तो के किस-किस की ऑडिट करता है? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, राज्य और संघ शासित क्षेत्र की एक्सपेंडिचर हो रहा है, किससे हो रहा है? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया संचित निधि से, या फिर राज्य और संघ की जो आकस्मिक निधि है और लोक सेवा का जो फंड होता है, उनकी भी ऑडिट के करता है। संघ व राज्यों के विभाग के द्वारा दिए गए सभी व्यापार और विनिर्माण की जांच भी के करता है। और केग यह देखता है कि संसद द्वारा दी गई राशि का व्यय विधि के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है। संसद ने जो राशि दी है उसका उसका जो एक्सपेंडिचर है वह संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत हुआ है या नहीं हुआ है, यह भी केग देखता है। ठीक है, तो केग क्या क्या कार्य करता है? भारत व प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र की संचित निधि के व्यय की ऑडिट करता है। संघ और राज्यों की जो आकस्मिक निधि और लोक सेवाओं के व्यय की भी ऑडिट करता है। संघ और राज्य के विभागों द्वारा सभी व्यापार और विनिर्माण की भी ऑडिट करता है और यह देखता है कि संसद जो राशि देती है वह संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है या नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 150 और 151। 150 क्या है? संघ व राज्य के लेखाओं का प्रारूप। इसके अनुसार देश के जो संघ और राज्यों के खाते हैं ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जैसे कि केग की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। और इसका उद्देश्य ऐसा क्यों है? पूरे देश में सरकारी पैसों और खर्चों का हिसाब रखने की प्रक्रिया को एक जैसा बनाना इसका उद्देश्य है। केग की सलाह पर राष्ट्रपति इस निर्धारित करते हैं कि खातों को किस प्रारूप में रखा जाए। इससे क्या होगा कि केग को ऑडिट करने में आसानी होगी और देश के सरकारी पैसे और उनके जो खर्चे हैं उसके हिसाब रखने में आसानी होगी। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 151। वह क्या कहता है? केग की ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताता है। अनुच्छेद 151 संघ के खाते और राज्य के खाते की जो ऑडिट है उसके बारे में बताता है। केग द्वारा केंद्र सरकार के वित्तीय कामकाज की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है। केग क्या करता है? जो केंद्र सरकार होती है उसके वित्तीय कामकाज की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन के सामने रखवाते हैं और राज्य के खाते की भी ऑडिट रिपोर्ट केग ही देखते हैं। राज्य के खातों से जुड़ी रिपोर्ट को केग राज्यपाल को भेजते हैं और राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य के विधानमंडल में सामने रखवाते हैं। तो केग के बारे में हम एक चीज बता दें कि भारत में एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जो सीधा राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। सीधा राष्ट्रपति के अंदर एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जो सीधा राष्ट्रपति के अंदर आता है। केंद्र सरकार के खातों की रिपोर्ट तो राष्ट्रपति को देते हैं, फिर राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सामने उस रिपोर्ट को रखवाते हैं और राज्य सरकार से जुड़ी रिपोर्ट है उसको राज्यपाल को देता है कि ठीक है। भारत की प्रमुख निधियां जिसकी रक्षा केग करता है वह निधि के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी निधि है? भारत की संचित निधि जिसे कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया कहा जाता है जो आर्टिकल 266 में आता है। दूसरी निधि है भारत की आकस्मिक निधि। यह कौन सी है? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो कि आर्टिकल 267 में आता है। और फिर एक और आती है भारत का लोक खाता पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। यह आर्टिकल 266 के पार्ट 2 में आता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया भारत की संचित निधि। यह भारत का प्रमुख राजस्व संग्रह होता है। जि जैसे हमें सरकार हमसे जीएसटी लेती है, टैक्स वसूल करती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट और जो बोरोविंग होती है, ऋण वसूली, ये सब कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया जो एक भारत का खाता है, भारत की जो संचित निधि है, इसमें यह पैसा जाकर इकट्ठा होता है। सरकार जो अपना एक्सपेंडिचर करती है किसी योजना के तहत तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वह कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से ही जाता है और जो ये एक्सपेंडिचर के लिए धन निकालने की जो अनुमति है पहले आपको संसद से लेनी पड़ेगी। पहले संसद मंजूरी देंगे फिर उसके बाद आप कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल कर देश निर्माण में
खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में कहाँ से पैसे आते हैं? जो टैक्स होते हैं, जीएसटी होते हैं, बोरोइंग होती है, उनसे जमा पैसा सरकार कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया भारत के संचित निधि में रखते हैं। और भारत के जो संवैधानिक पद है जैसे कि राष्ट्रपति, जज, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, तो इन राज्यसभा के सभापति, तो इन सब के जो भारत में वेतन है वह भी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से ही जाता है। ठीक है। अब दूसरा आता है भारत की आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। यह आर्टिकल 267 में आता है। हम जब आर्टिकल 267 पढ़ेंगे तो और इनके बारे में अच्छी बात करेंगे। अगर अचानक कोई परिस्थिति आ जाए, कोई विकट परिस्थिति आ जाए, जैसे कि कहीं कोई भूकंप आ गया, कहीं कोई बाढ़ आ गई, कहीं कोई सुनामी आ गई, कहीं कोई युद्ध की स्थिति पैदा हो गई, तो अचानक आई हुई आपदा के लिए भारत सरकार को पैसा चाहिए होता है। तो उसके लिए भी भारत सरकार एक अपना अकाउंट बना के रखती है, जिसके अंदर जो पैसा आता है वह अचानक आई हुई आपदा आपदा को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार जो खर्चा करती है वह आकस्मिक निधि से आता है। और यह राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में होती है। संसद की पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी, फिर यहाँ से पैसा निकाला जाता है। और फिर यहाँ से जितना पैसा लिया गया है वह कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से इसके अंदर वापस आ जाता है। तो जो ये कंटिजेंसी फंड होता है, आकस्मिक निधि है, राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। संसद की मंजूरी मिलने से पूर्व ही राष्ट्रपति इस कोष से सरकार को पैसा दे देता है। फिर बाद में संसद से स्वीकृति लेकर इस राशि की भरपाई वापस से जो संचित निधि होती है वहां से प्राप्त कर ली जाती है। तो संचित निधि से वापस से पैसा इसके अंदर आ जाता है जितना खर्च हुआ था। राष्ट्रपति के अंडर होता है। तो अचानक आई हुई आपदा पर नियंत्रण पाने के लिए संसद की मंजूरी मिलने से पहले यहाँ से पैसा निकाला जा सकता है। फिर आता है भारत का लोक खाता, जिसे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आर्टिकल 266 टू में हम पढ़ते हैं। यह जनता का पैसा है, जैसे कि जनता पीएफ में पैसा डालती है, सेविंग डिपॉजिट्स में पैसा डालती है, जो बैंक में पैसा डालती है, पोस्ट ऑफिस में पैसा डालती है। तो ये पैसा कहाँ जाता है? यह भारत के पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जमा रहता है। ये जो धन है यह जनता का धन है। इस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो सरकार तो यह तो ये जो पैसा होता है यह सरकार का नहीं होता है। निकासी के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पैसा सरकार का है ही नहीं। यह पैसा किसका है? लोगों का पैसा है। तो हमने 3 निधि पढ़ी जिसके बारे में हम वापस से पढ़ेंगे। संचित निधि जो अनुच्छेद 266 वन में आती है, नियंत्रण संसद का होता है और संसद की पूर्व मंजूरी जरूरी होती है। पूर्व मंजूरी होगी उसके बाद ही पैसा आएगा। आकस्मिक निधि 267 अनुच्छेद में आती है। इस पे राष्ट्रपति का कंट्रोल होता है। इसमें जरूरी नहीं कि हम संसद की पूर्व मंजूरी ले, पहले राष्ट्रपति यहाँ से पैसा निकाल के जो आपदाई कार्य है उसमें लगा देते हैं। फिर इसमें फिर बाद में आप संसद की मंजूरी ले सकते हो। और यहाँ पर से जितना पैसा निकाला गया है वह संचित निधि से आकस्मिक निधि में डाल दिया जाता है। फिर आता है लोक खाता, जिसे अनुच्छेद 266 पार्ट 2 में पढ़ते हैं। और ये यहाँ पर क्या होता है कि नियंत्रण संसद का नहीं होता है, यह धन जनता का होता है। तो यह धन सरकार का नहीं होता है, जनता का होता है। अब हम टेबल के आधार पर हम तीनों अकाउंट के बारे में एक बार और देख लेते हैं, जो यहाँ पर हम अच्छे से डिस्कस कर ले। जो केग होता है वह लोक सेवा समिति के परम के मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। भारत की तीनों निधि जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा, हम फटाफट देखते हैं। अनुच कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया अनुच्छेद 266 में आती है, 266 वन में आती है। यह सरकार का मुख्य और सबसे बड़ा वित्तीय खाता है। सबसे बड़ा वित्तीय खाता है और मुख्य खाता है। यहाँ से यहाँ पर पैसा कहाँ से आता है? जो भारत सरकार हमसे टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है, और और लिए गए कर्ज इसमें जमा हो जाते हैं। सरकार अपने नियमित और दैनिक कार्य इसी कोष से चलाती है। ठीक है। जो नियमित खर्चे होते हैं सरकार इसी कोष से करती है।
इसमें संसद की पूर्व अनुमति चाहिए कि यहाँ से पैसा निकालने से पूर्व आपको संसद की पहले अनुमति लेनी होगी। और जो भारत के राष्ट्रपति है, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनकी जो वेतन होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज या फिर केग का वेतन, ये सब कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से ही जाता है। ठीक है। अब हम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया देख लेते हैं, जो कि आर्टिकल 267 में आता है। यह आपातकालीन फंड होता है, जैसे कि भारत में अगर सूखा पड़ गया, बाढ़ की स्थिति हो गई या फिर कोई युद्ध की स्थिति हो गई, तो भारत में एकदम से ऐसी स्थिति बनने पर सरकार को पैसा चाहिए। तो ये इस निधि पर कंट्रोल राष्ट्रपति का होता है। तो राष्ट्रपति सीधा उस स्थिति पर काबू पाने के लिए यहाँ से पैसा निकाल कर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो संसद की मंजूरी मिलने से पहले राष्ट्रपति यहाँ से पैसा निकालकर अचानक आई हुई आपदा पर काबू पाने के लिए लगा सकता है। फिर बाद में संसद की मंजूरी ले ली जाती है। संसद की मंजूरी तो ली जाएगी, लेकिन ये राष्ट्रपति के कंट्रोल में होगा, तो राष्ट्रपति पहले यहाँ से पैसे निकाल कर जो मुसीबत आई है उसको समाप्त करने के लिए पैसा दे दिया जाता है। फिर बाद में संसद की मंजूरी ले ली जाएगी, और जब संसद की मंजूरी ले ली जाएगी, तो यहाँ पर वापस से कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में जो संचित निधि है, वहाँ से पैसा वापस जितना पैसा लिया था सब ट्रांसफर हो जाता है। क्योंकि इतना फिक्स अमाउंट इसके अंदर बना हुआ होना चाहिए। तो इतना पैसा राष्ट्रपति ने यहाँ से दिया, वह सारा कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है? पैसा यहाँ पर पुनः प्राप्ति हो जाती है संचित निधि से। यह राष्ट्रपति के नियंत्रण में आती है, और वो उसमें वृद्धि हुई है। पहले 500 करोड़ थी, अब 30,000 करोड़। जो आकस्मिक कोष है उसमें 30,000 करोड़, इसमें इतना अमाउंट होता है। कोष वृद्धि कितनी हुई है? जो आकस्मिक फंड है उसके अंदर लगभग 30,000 करोड़। ठीक है, पहले यह 500 करोड़ था, तो अब यह कोष में वृद्धि होने के बाद 30,000 करोड़ इसके ये इतना होना चाहिए इसके अंदर हमेशा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, भारत का लोक खाता। यह जनता का पैसा होता है, जो भविष्य निधि या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा कराया हुआ, न्यायालयी जमा, बैंकों में जो सेविंग अकाउंट में होता है वह पैसा। सरकार सिर्फ कस्टोडियन का काम करती है, सिर्फ बैंकर का काम करती है। सरकार का इस पर इतना ही कंट्रोल होता है कि यह इस पैसे पर एक तरीके से कस्टोडियन का काम करती है। इसमें संसद की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। कार्यकारी कार्रवाई द्वारा निकासी की जाती है। इस पैसे को लेने के लिए जो भी कार्यकारी कार्रवाई है वह पहले की जाती है, फिर उसके बाद आप इस पैसे को यूज कर सकते हो। संसद की पूर्व परमिशन की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें सरकार सिर्फ कस्टोडियन के रूप में कार्य करती है। यह प्योर जनता का पैसा होता है। तो हमने आज भारत के तीनों निधि के बारे में समझा, भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक खाता। और आज हमने केग के बारे में पढ़ा, जो अनुच्छेद 148 से 151 51 तक है। इसी तरह मेरे से जुड़े रहिए। आपको यहाँ पर एसएससी, बैंक और रेगुलेटरी का पूरा कंटेंट अच्छे से इजी भाषा में समझाया जाएगा, और हर कंटेंट अपडेटेड वर्जन में रहेगा। अभी मैं 2026 में ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये 2026 तक जितना भी अपडेटेड कंटेंट है यहाँ पर आपको मिलेगा। और ये जो नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मेरे को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।